डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। असम दौरे से पहले कांग्रेस का पीएम मोदी और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला। असम में हो रहे भ्रष्टाचार से लेकर मणिपुर की अशांति तक उठाए कई सवाल। कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कानों तक निश्चय ये सवाल जा रहे हैं, क्या आप पूछेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा जी से? लोग सवाल कर रहे हैं, असम की मीडिया सवाल उठा रही है, क्या इनमें सच्चाई है? मोदी के बिहार जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने समेत कई वादों की दिलाई याद। मोदी से पूछे 15 सवाल, कहा अब चुनाव है तो बिहार आना लगा रहेगा। दिल्ली विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन आपके विधायकों ने किया हंगामा, बीजेपी ने भी दिखाया दम। सीएम ऑफिस में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने पर आपने किया लड़ाई का ऐलान। आज इन्होंने बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस्तीफे की पेशकश की, अमेरिका की तल्खी के बीच दिया बड़ा बयान। खबरें होंगी खेल जगत से और सुनेंगे संगीत के अनोखे फनकार के किस्से, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने बताया लाशें गिनने वाले गिद्ध। उधर मोदी ने भी बिहार में कहा जंगल राज वाले महाकुंभ को दे रहे हैं गाली। असम में हिमंता सरकार ने विधानसभा में जुमे को नमाज ब्रेक की 90 साल पुरानी परंपरा खत्म की। विपक्ष ने की जोरदार आलोचना। तेलंगाना सुरंग हादसे में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ को फंसे हुए मजदूरों के बचने की उम्मीद बहुत कम। 200 मीटर अंदर तक ऑपरेशन जारी। फ्रांस के मर्सिले में रूसी वाणिज्य दूतावास में विस्फोट। रूसी प्रवक्ता ने बताया आतंकवादी हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समाचार एजेंसी तास ने बताया वाणिज्य दूतावास के बगीचे में फेंके गए 2 पेट्रोल बम। जर्मनी के आम चुनाव में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी सबसे आगे, 630 में से 208 सीटों पर जीत। किसी पार्टी को बहुमत नहीं। चांसलर शोल्ज हारे और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से उठा भरोसा। बांग्लादेशी सेना ने अपने हाथ में ली कानून व्यवस्था की कमान। भारत की चेतावनी के बाद सेना प्रमुख का बड़ा ऐलान, लोकतांत्रिक सरकार बनने तक कानून की सेना करेगी रखवाली। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। प्रधानमंत्री मोदी असम जा रहे हैं, जहां वो एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन करने के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर जमकर हमला किया। साथ ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, असम में मोदी जी ने जुमलों का कारखाना लगाया है, जिसके कर्ता धर्ता भाजपा के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में असम में कांग्रेस के नेताओं पर दोनों तरह से हमले किए गए हैं, राजनीतिक और शारीरिक। इन हमलों का जवाब जनता 1 वर्ष बाद कांग्रेस की सरकार बनवा कर देगी। असम राज्य भाजपा के भूमाफिया द्वारा भ्रष्टाचार, नफरत और कुशासन का परिणाम झेल रहा है। युवाओं की बेरोजगारी, चाय बागान के कर्मियों की लाचारी, गैर कानूनी विदेशियों के मुद्दे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और भाजपाई दोगलापन जगजाहिर है। विकास के हर पैमाने पर और आर्थिक दृष्टि से राज्य पिछड़ गया है। असम के 3.5 करोड़ लोग बेहद आक्रोशित हैं। मोदी जी का कोई भी जुमला अब उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर सकता। असम और उत्तर पूर्व में बदलाव निश्चित है। वहीं खड़गे के इस ट्वीट के अलावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि देश के स्वयंभू भगवान मोदी जी असम में लैंड करने वाले हैं। इससे पहले कुछ सवाल हैं ताकि हेमंता रास्ते में जवाब दे सकें पीएम को। जबकि असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्या पीएम ये जानते हैं कि हेमंता क्या कर रहे हैं असम में? जैसा भ्रष्टाचार असम में हो रहा है, क्या वो उस पर एक्शन लेंगे? असम के चाय बागानों को हेमंता के रिश्तेदार धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। बड़ी कंपनी के लोग डर से असम छोड़कर भाग रहे हैं। हेमंता की पत्नी चाय बागान के इलाके में रिजॉर्ट चला रही हैं। क्या इसकी परमिशन है? वहीं असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि अवैध माइनिंग का हिस्सा सीएम को भी जाता है, इसलिए वो इसे रोक नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी के
पाकिस्तानी कनेक्शन का मुद्दा उठाया था। इसे लेकर गौरव गोगोई ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। अब गौरव गोगोई ने मोदी से पूछा है कि क्या मोदी असम के सीएम से सवाल पूछेंगे। गौरव गोगोई ने पूछा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक होने के बावजूद मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंता बिश्वा शर्मा जी से पूछेंगे कि आप तो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, आपको तो नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाला हुआ था, मीडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य आपको का दर्जा मिलता है, तो मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे उत्पन्न हुई? मणिपुर में इस प्रकार से सामाजिक हिंसा कैसे हुआ? लोग क्यों मारे गए? लोग क्यों बेघर हुए? अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंता बिश्वा शर्मा जी पर नहीं है? दोनों ने ये कहा कि मणिपुर का हिंसा कुछ ही महीनों में सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कहा जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई कि ये तो कुछ महीनों में सुधर जाएगा। शायद उनको पूरी जानकारी हिमंता बिश्वा शर्मा जी दे रहे थे। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, हर तरफ हिंसा और दरार है। क्या ये है उत्तर पूर्वांचल के लिए हिमंता बिश्वा शर्मा की चाणक्य नीति? गृह मंत्री अमित शाह ने सदन की मेज को ठोक कर कहा कि असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 से जुड़ा जो काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी सरकार कर दिखाएगी। बीजेपी ने एक कमेटी बनाई, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो मोदी के असम दौरे से पहले मणिपुर का जिक्र कर कांग्रेस ने बता दिया कि पूर्वोत्तर में अब की बार वो भाजपा के कमल को खिलने से रोकने में सारी ताकत लगा देगी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खबर बिहार से, जहां आज बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद करने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, लेकिन इस मौके पर आरजेडी ने 15 सवाल पूछकर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। पूरी खबर बता रही हैं अंशिता। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले भी सवाल उठाए थे और आज फिर उन्होंने किसानों की आय कम होने से लेकर पलायन और बेरोजगारी में नंबर 1 बनते बिहार को लेकर श्री मोदी से सवाल किए। वहीं बिहार के भागलपुर पहुंचे पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लिया। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जंगलराज वालों ने बिहार को बदनाम किया, बिहार को पीछे धकेला, लेकिन अब एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार को वही पहचान मिलेगी जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के समय में हुआ करती थी। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी बिहार से जारी की। बीजेपी एक तरफ किसानों की खुशहाली के दावे कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव के सवाल इन दोनों को झुठला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है, बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों की आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, पलायन में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यही का पियेंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। आरजेडी ने बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों से पूछा है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ। 2014 में मोतिहारी की चीनी मिल शुरू करवा उसकी चीनी से चाय पीने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी बताएं कि मोतिहारी की चीनी मिल की चाय कब पिएंगे। मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू कराएंगे। कटिहार में जूट मिल कब शुरू करेंगे। बेरोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरियां कब देना शुरू करेंगे। महागठबंधन की बिहार सरकार से पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। आरजेडी ने तंज कसा है कि चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी। इस वर्ष उन्हें गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता,
ब्रह्म बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेज इत्यादि सबकी जुबानी याद आएगी। इस तरह प्रधानमंत्री के दौरे और आरजेडी के तीखे सवालों से जाहिर है कि बिहार में आने वाले वक्त में आरोप प्रत्यारोप और तल्ख होंगे। खबर बता रही थी अंशिता। और अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहां आज विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन था और इस पहले दिन में ही काफी हंगामा देखने मिला। रिपोर्ट लेकर आई हैं आराधना। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से सदन को 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता को सदन में सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया। वहीं सीएम कार्यालय में बीजेपी ने आप सरकार की लगाई हुई बाबा अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को हटाकर गांधी जी के साथ साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें लगाई, जिस पर आप ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इस मामले को सदन से सड़क तक उठाने का ऐलान कर दिया है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक जरूर करेंगे। वहीं आपने एक ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी को दलितों और सिखों से है गहरी नफरत। सरकार में आते ही बाबा साहेब और भगत सिंह जी की तस्वीर हटवाई। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठकर तल्ख तेवर दिखा रही है। हालांकि 2.5 दशक बाद दिल्ली में सरकार बनाने वाली बीजेपी भी अपना दमखम दिखाने में लगी है। विजेंद्र गुप्ता ने स्पीकर बनते ही सबसे पहले आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। दरअसल विजेंद्र गुप्ता जब पद संभाल रहे थे तब विपक्ष की नेता आतिशी किसी मुद्दे पर अपना विरोध जता रही थी। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मैं अपने सदन में अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप विधायक लगातार विरोध करते रहे। फिर विजेंद्र गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप सदन की गरिमा को बिगाड़ रहे हैं। वहीं आज जब विधायक शपथ ले रहे थे तब रोचक नजारा देखने मिला, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली और उर्दू इन तमाम भाषाओं में अलग अलग विधायकों ने शपथ ली। मनजिंदर सिंह सिरसा और करनैल सिंह ने पंजाबी भाषा, कपिल मिश्रा, प्रद्युम्न राजपूत, नीलम पहलवान, संजय गोयल, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और गजेंद्र यादव ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। वहीं अमानतुल्लाह खान और चौधरी जुबैर ने उर्दू, चंदन चौधरी ने मैथिली और अजय दत्त ने अंग्रेजी में शपथ ली। विधायक पद की शपथ के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवेश रतन ने शपथ पत्र पढ़ने के बाद जय भीम जय भारत शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने उन्हें कहा कि जो शपथ पत्र में लिखा है इसके अलावा किसी अन्य शब्द का प्रयोग ना किया जाए। वहीं विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने शपथ के बाद धार्मिक नारे लगाए, जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने आपत्ति जताई और उन्हें याद दिलाया कि ये कोई गुरुद्वारा नहीं है। खबर सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। अब देखते हैं खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के 3 साल पूरे होने और अब तक यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न मिलने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। खबर बता रही हैं अंशिता। रूस के साथ पिछले 3 साल से युद्ध में उलझे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अब अपना पद छोड़ने की इच्छा जताई है। एक अहम बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर उनके राष्ट्रपति पद छोड़ने से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से ज़ेलेंस्की की आलोचना कर रहे हैं और इस दरमियान ही ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। ज़ेलेंस्की ने पद छोड़ने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के बदले में ही ऐसा करेंगे। ये उनकी यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने की कोशिश को जाहिर करता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता नहीं मिल सकती है।
ऐसे में इस पर ट्रंप क्या रुख अख्तियार करते हैं, इस पर अब दुनिया की नजर है। वहीं जेलेंस्की ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर शांति के लिए मुझे अपना पद छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाटो सदस्यता के लिए ऐसा करने को तैयार हूं। मैं फिलहाल यूक्रेन की सुरक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं दशकों तक सत्ता में नहीं रहने वाला हूं। मेरे लिए यूक्रेन सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को यूक्रेन के भागीदार के रूप में देखना चाहते हैं, न कि रूस के साथ मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं। इधर जेलेंस्की आज पश्चिमी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विषय पर बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो साल 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने की थी। मौजूदा समय में इसमें 30 देश शामिल हैं। नाटो का प्रमुख सिद्धांत सामूहिक रक्षा है, यानी इस गुट के किसी भी देश पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि नाटो की सदस्यता से यूक्रेन को रूस से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन अमेरिका अभी रूस से संबंध तल्ख नहीं करना चाहता। अब देखना होगा कि आज की बैठक में नाटो में यूक्रेन को शामिल करने पर बात आगे बढ़ती है या नहीं। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खेल की खबरें लेकर आए हैं यश त्रिवेदी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को विराट कोहली के शतक ने और मजेदार बना दिया। काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली। कोहली ने विजयी चौका लगाकर अपने शतक को पूरा किया। इस दौरान जियो हॉटस्टार ने व्यूअरशिप का एक नया रिकॉर्ड बनाया। मैच के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 60.2 करोड़ की व्यूअरशिप को छुआ। जियो और हॉटस्टार मर्ज होने के बाद यह इस प्लेटफॉर्म पर पहला भारत और पाकिस्तान का मैच था। दोपहर 2:30 बजे मैच शुरू हुआ तो व्यूअरशिप 6.8 करोड़ पहुंच गई। इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, व्यूअरशिप भी तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की पारी के अंतिम ओवर में व्यूअरशिप 32.1 करोड़ पहुंच गई। भारत की पारी में व्यूअरशिप कुछ देर के लिए स्थिर जरूर हो गई थी, लेकिन जैसे ही विराट कोहली की पारी शुरू हुई, इसमें फिर बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली ने जब चौके के साथ जीत दिलाई और अपना शतक पूरा किया, तब हॉटस्टार पर व्यूअरशिप 60 करोड़ के पार पहुंच गई थी। अब मेजबान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने की कगार पर है। उसने पहला मैच न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही घर में हारा था। अब उसकी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि बांग्लादेश बड़ा उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को हराए। अब भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ 2 मार्च को होगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का, जिसमें याद करते हैं उस गायक को जिनकी आवाज में एक खास किस्म की कशिश थी और जिन्हें मुकेश, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे लोकप्रिय गायकों की कतार से कहीं बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने फिल्मों में गज़ल को एक पहचान दी और उनकी आवाज़ की गहराई आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तलत महमूद की, जो आज होते तो 101 साल के हो रहे होते। तलत महमूद के कुछ सुने अनसुने किस्से सुना रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। वो दौर था दूसरे विश्व युद्ध का और तब फिल्मों में पार्श्व गायन की एक तरह से शुरुआत ही हुई थी। कुंदन लाल सहगल की आवाज बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी, ऐसी कि हर कोई सहगल साहब की नकल करना चाहता था, मुकेश से लेकर बाद में किशोर कुमार तक। वो 1944 का साल था और उसी वक्त एक कपकपाती और थरथराती आवाज ने कलकत्ता में दस्तक दी। ये आवाज थी तलत महमूद की। तलत साहब तब महज 20 साल के थे। लखनऊ में 24 फरवरी 1924 में पैदा हुए तलत ने बचपन से अपने पिता को इस्लामिक धार्मिक गीत गाते सुना और उनकी नकल करने की कोशिश की। तलत की आवाज़ दमदार नहीं थी तो पिता ने खारिज कर दिया, लेकिन तलत के गाने का जुनून बढ़ता गया। उनकी बुआ ने इसमें उनकी खासी मदद की। 16 साल के थे तो आकाशवाणी लखनऊ में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। कमलदास गुप्ता का लिखा सब दिन एक समान नहीं।
गीत लखनऊ में काफी सुना गया, लेकिन तलत की चाह थी कि फिल्मों में गाएं और एक्टिंग भी करें, तो पहुंच गए कलकत्ता। उस वक्त गीत रिकॉर्ड करने की एकमात्र कंपनी थी HMV। HMV ने तलत के लखनऊ में गाए गीत को सुना था और उन्होंने उन्हें 2 गाने रिकॉर्ड करवाने का मौका दे दिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि तलत को अपनी पहचान बनाने के लिए अपना नाम बदलना पड़ा और कंपनी ने उनके गीत तपन कुमार के नाम से रिकॉर्ड करने शुरू किए। उन्हें अपनी पहली रिकॉर्डिंग के लिए 6 रुपए मिले थे। उन्हें कई बांग्ला फिल्मों में गाने का मौका मिला और वहां उनकी आवाज को इसी नाम से एक अलग पहचान भी मिली। तपन कुमार के नाम से तलत के 100 से ज्यादा गीत हैं। बांग्ला की 3 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की। एक्टर बनने का जुनून तो था ही, सो फिर पहुंच गए मुंबई और अनिल विश्वास से अपनी बात कही। बात बनी नहीं और वापस कलकत्ता लौटना पड़ा। वहां किसी तरह 2 बांग्ला फिल्में मिली, लेकिन उन्हें फिर मुंबई जाना पड़ा और इस बार उनका काम बन गया। उन्हें अनिल विश्वास ने अपनी फिल्म आरजू में पहली बार प्लेबैक सिंगर का मौका दिया। दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो। गाना हिट हुआ। तमाम संगीतकारों की नजर तलत साहब पर गई, खासकर नौशाद की। 1949 में आई बरसात के गीतों ने शंकर जयकिशन की जोड़ी मशहूर कर दी थी। नौशाद को तलाश थी एक नए गायक की और तलत को उन्होंने अपने साथ लिया 1950 में आई बाबुल के लिए। फिर तो तलत महमूद के रास्ते खुलते चले गए, लेकिन तब तक मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को सबसे ज़्यादा काम मिलने लगा था। तब के दौर में हेमंत कुमार, तलत महमूद, मन्ना डे को लेने से लोग कतराते थे। उनकी आवाज़ के लिए सिचुएशन और एक्टर नहीं मिलते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने तलत महमूद के लिए तमाम रास्ते खोले। 60 के दशक के बाद से तलत की मुश्किलें बढ़ीं और उन्होंने अपना आखिरी फिल्मी गीत 1966 में जहां आरा के लिए गाया। इससे पहले सुजाता का उनका गीत जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए काफ़ी शोहरत पा चुका था, लेकिन उसके बाद फिल्म संगीत और गायकी का अंदाज कुछ ऐसा बदला कि तलत महमूद के लिए फिल्मों में जगह नहीं रह गई और उन्होंने खुद को गज़लों और स्टेज कार्यक्रमों तक सीमित कर लिया। उनके गीतों की याद करें तो आज भी आपको तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, हमसे आया न गया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, जैसे 50 से ज़्यादा हिट गीत याद आते हैं। जबकि उन्होंने 800 से ज़्यादा फिल्मी गीत गाए। उनकी आवाज़ की कशिश ख़ास थी और जो गहराई उन्होंने अपनी गज़लों में उतारी उसे तमाम शायर अपने लिए एक तोहफ़ा मानते हैं। 1991 तक तलत साहब लाइव कंसर्ट में गाते रहे, बाद में बीमार हुए और 9 मई 1998 को हमसे रुखसत हो गए। आज के दौर में भी आप उन्हें सुनिए और महसूस कीजिए कि आखिर उनकी आवाज़ में कौन सा जादू था। रिपोर्ट सुना रहे थे हमारे साथी अतुल सिन्हा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।